हमने चैप्टर 1 में देखा कि कैसे जो है ह्यूमंस जो थे इनिशियली कैसे वो इवॉल्व हो रहे थे। हमें ये देखा शुरू में सभ्यता के निशान हमें कहाँ-कहाँ पे मिले। अब हम चैप्टर 2 में आते हैं। जो हमने चैप्टर 1 में देखा प्राइमरीली जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे वो हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड थे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हंटिंग और गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की ओर क्यों गए। अब आज के दिन अगर आप सोचो, आप जहाँ पे भी बैठे हो, घर में बैठे हो, अगर आपको कुछ भूख लगती है, कोई नई चीज़ खरीदनी हो, तो आप क्या करते हो? तो आप मॉल जाते हो या सब्जी की मंडी जाते हो। बट ये सोचो कि यहाँ पे खाना कहाँ से आता है? क्योंकि आज कोई एक सेट ऑफ लोग हैं जो कि हमारे लिए खाना ग्रो कर रहे हैं। बट हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कई लाखों साल पुरानी बात है। करेक्ट? तो उस समय पे इंसान कैसे डिपेंड होता था चीज़ों पे? वो हंटिंग एंड गैदरिंग करता था। ओके? Tushar's train journey. तुषार was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजन की वेडिंग को अटेंड करने। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. आई एम श्योर आप में से सब बच्चे, हम लोग जनरली यही करते, जब हम बच्चे थे हम भी यही करते थे कि जैसे ही ट्रेन में बैठे हमारी कोशिश होती थी विंडो सीट मिल जाए और वहां से हम आराम से बाहर देखते रहेंगे। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" तो उसके अंकल ने तुषार को बोला कि क्या आपको पता है ट्रेन जो है पहली बार एक्चुअली जस्ट 150 ईयर्स पहले लोगों ने यूज करना शुरू किया। तो क्या आप लोगों को पता है इंडिया में पहली ट्रेन कब चली? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। और बसेस एक्चुअली उसके कुछ टाइम बाद। तुषार सोचने लगा, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. अब तुषार के दिमाग में सवाल आया कि जब लोग एक इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो तब भी क्या वो ट्रैवल करते थे? अब आप खुद सोचो, आप ट्रैवल क्यों करते हो? आप में से कई होंगे जो दूसरी सिटी में आ रखे होंगे क्योंकि आपके पेरेंट्स की जॉब वहाँ होगी। कई बार आप सिटीज चेंज करते हो, लोकेशन चेंज करते हो, कई बार आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हो और आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो? कार होती है, ट्रेन होती है, बसेस होती हैं या प्लेन्स होते हैं। बट उस जमाने में सोचो जब ऐसा कोई साधन नहीं था, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ओनली वे इज टू वॉक, पैदल चलना होता था। तो उस समय पे फिर लोगों को क्यों जरूरत होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने की? द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वेर दे ऑन द मूव? तो जो ये लोग थे हंटर और गैदरर, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. अब सबकॉन्टिनेंट क्या है? जो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं ना, जो हिमालय के नीचे की ओर है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये जो सब मिलके इन कंट्रीज को बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा कहा जाता है। और हमें पता है कि लोग जो है यहाँ पे 2 मिलियन यानी कि 20 लाख साल पहले भी रहते थे। अब 20 लाख साल को आप इस तरीके से कंपेयर करो कि एक इंसान की जनरली जिंदगी कितनी होती है? 80, 90, 100 ईयर्स। और हम बात कर रहे हैं 20 लाख साल पुरानी। ओके, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज के दिन में हम उनको हंटर और गैदरर बोलते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और ये नाम उनको क्यों मिला? क्योंकि जिस तरीके से वो अपने खाने का इंतजाम करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो या तो वो एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियों का शिकार करते थे, या फिर वो फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक्स और जो अंडे, इनको गैदर करते थे, जंगलों में जाके फ्रूट्स को गैदर करना। आज के दिन आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? मोस्ट प्रोबेबली आप जाते हो, फ्रिज खोलते हो और उसमें जो मिल जाता है उसमें खा लेते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स, मॉम डैड को बोलते हो कि भाई कुछ बना के दे दो। बट उस समय पे अगर इंसान को कुछ खाना है और उसने कुछ इकट्ठा नहीं किया हुआ तो उसे जंगल में जाके ढूंढना पड़ेगा, या तो उसे शिकार करना पड़ेगा या उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। तो हंटर गैदरर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और उसके बहुत सारे कारण होते थे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम,
they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. तो अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो क्या होगा? तो वो उस जगह की सब चीजों को खत्म कर देंगे। तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब आप खुद सोचो, आप अगर कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप ग्रो कर रहे हो और आप एक ही जगह पे हो, आपने सपोज वहां की जो चीजें वो सब खत्म कर दी, तो अब आपको नई चीजें चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जगह एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। Second, animals move from place to place, either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. तो जैसे आपकी इंसान की सिचुएशन थी हंटर गैदरर की, वही सिचुएशन एनिमल्स की थी। जो बड़े जानवर थे उन वो छोटे जानवर के शिकार में वो छोटे जानवर का शिकार करते थे, बट अगर एक टाइम के बाद क्या होगा, छोटे जानवर कम होने लग जाएंगे उस एरिया में, तो उनको मूव करना पड़ेगा। ऐसे ही जो डियर्स हैं या वाइल्ड कैटल हैं जो कि घास खाते हैं, अगर वो एक जगह का एरिया में उन्होंने घास चर ली तो फिर घास कम पड़ गई, तो अब घास को ढूंढने के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो एक बार ये कैटल मूव हुए, जो ये वाले जानवर मूव हुए, तो उसके साथ साथ वो एनिमल मूव होने लगे जो उन पे डिपेंड थे, जो उनका शिकार करते थे। और हंटर गैदरर भी उनका शिकार करता था, इसलिए दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम had to follow their movements. Third, plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kind of plants. अब जैसे आम साल में एक बार होता है, अगर आपके घर आम का पेड़ है, सपोज एक ही पेड़ है आम का, आप उस पे डिपेंड हो साल भर के खाने के लिए, तो आप नहीं रह सकते हो जिंदा उस पे, क्योंकि आम आपको सीजन में एक बार मिलेगा, गर्मी के टाइम मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? तो फिर आपको कोई अमरूद का पेड़ ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो ये हमने पहले भी देखा है, पानी बहुत जरूरी है। हमने जनरली ये देखा है कि जो भी सिविलाइजेशन हुई वो अक्सर पानी या वाटर के सोर्स के बगल में हुई। अब आज के दिन तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपको पानी चाहिए तो आप जाते हो, नल खोलते हो एंड यू एक्सपेक्ट द वाटर विल स्टार्ट कमिंग। बट पहले ऐसा नहीं था। अब पानी कहाँ मिलता है? वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, क्योंकि कई सारी जो रिवर और लेक्स होती हैं जो कि पेरेनियल होती है, जहाँ पे पानी आपको पूरे साल मिलेगा, लेकिन कई सारी अदर्स आर सीजनल। तो उसमें क्या होता है, केवल बारिश के टाइम पानी होता है, बाकी टाइम उनका पानी सूख जाता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो इस केस में लोगों को, जो भी इसके किनारे रहते थे, उनको पानी के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, स्पेशली ड्राई सीजन में, जो कि विंटर एंड समर होते थे। हाउ डू यू नो अबाउट दीज पीपल? तो हम लोगों को इन लोगों के बारे में कैसे पता है? हमें कैसे पता है कि ये लोग ऐसे मूव करते थे, इस रीजन से मूव करते थे? तो हमारा कौन फ्रेंड है? हमारा फ्रेंड है आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीजें मिली जो कि हंटर गैदरर ने बनाई और उनका इस्तेमाल किया। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि वो जो क्या करते थे, वो टूल्स बनाते थे, किसके? स्टोन, वुड एंड बोन के। अब ये चीजें हार्ड होती हैं, इससे आप इनसे टूल बना सकते हो। अब इसमें भी ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, क्योंकि स्टोन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए वो टूल भी काफी ज्यादा अभी भी सर्वाइव किए, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. तो अब इन स्टोन टूल्स का किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? कि आप मीट को कट कर सकते हो। अब आज के दिन आपको मीट कट करना है तो आप क्या करोगे? मीट हो गया या कोई भी हार्ड चीज हो गई, जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, तो आप क्या करते हो? आप चाकू का इस्तेमाल करते हो। तो उस समय पे चाकू तो होते नहीं थे, मेटल तो आया ही नहीं था, बट जो सबसे हार्डेस्ट चीज क्या थी? स्टोन थी। तो वो स्टोन को शार्प करके उससे मीट एंड बोन कट करते थे। स्क्रेप बार्क, जो पेड़ के छाले होते हैं उनको स्क्रेप करते थे, छीलते थे। एंड हाइड्स, जो एनिमल स्किन्स होती हैं। तो जब आपने शिकार किया तो उसके बाद क्या किया आपने? ठीक है, मीट तो खा लिया, बट जो उसकी स्किन है उसको क्या किया आपने? उसको स्किन को आप निकाल के, उसको स्टोन टूल से निकाल के उसका लोग यूज भी करते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स को काटने के लिए। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. अब इसमें से क्या है, कई चीजों को उन लोगों ने जो है, जो टूल्स के आगे हैंडल्स भी लगाए, जो कि बोन और वुड के बने होते थे। अब हैंडल से क्या फायदा होता है? आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लीवर आर्म होता है। तो उससे चीजों को आप कम ताकत से ज्यादा फोर्स, कम फोर्स लगा के आप ज्यादा
जो है उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। तो और जो बाकी टूल थे उनका भी वो इस्तेमाल करते थे कि लकड़ियों को काटने के लिए, जिससे कि वो आग जला सकते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो लकड़ी से आपका हट एंड टूल भी बनते थे। अब देखो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड बाय डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। तो यहाँ पे आप क्या जमीन खोद के उससे आप रूट्स निकाल सकते हो। या फिर स्टिचिंग क्लॉथ्स के लिए आप स्टिच कैसे करते हो, आज के दिन तो हम लोग सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है बेसिकली सुई से छेद करते हैं और जो है वो अब वो छेद करने के लिए उस समय पे वो लोग स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब लोग चूज कैसे करते थे कि कहाँ पे रहना है। अब आप आज कैसे करते हो कि आपके पेरेंट्स की शायद जॉब जहाँ पे है या उनका बिजनेस है, तो आप उस हिसाब से चूज करते हो। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो समझने वाली ये होती है कि एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे इंसान को अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकता है, जहाँ पे वो घर ले सकता है जो आज की नीड है, तो इंसान उस जगह को जाके चूज करता है, वहां रहता है। लुक एट मैप टू बिलो। जैसे ये मैप दिया हुआ है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर गैदर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप। तो यहाँ पे ये जो साइट्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक ये इतनी रेड नहीं है, बट ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कुरनूल केव्स है, हुंसगी है। तो इन जगहों पे आर्कियोलॉजिस्ट को जो ट्रेसेस मिले हैं कि यहाँ पे हंटर गैदरर रहते थे। ऑफ कोर्स ये काफी और जगह पे भी ये ट्रेसेस पाए गए हैं, बट जस्ट कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो हमने देखा वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी इंसान अपने रहने के लिए कोई जगह चूज करता था तो वो कोशिश करता था कि वो पानी के नजदीक रहे। एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। और उसकी दूसरी नीड होती थी कि वहां पे अच्छे क्वालिटी के स्टोन हो ताकि वो अच्छे टूल्स बना सके उनसे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे भीम बेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ये भीम बेटका है, यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है। दिस इज एन ओल्ड साइट विच केव्स एंड रॉक शेल्टर्स with caves and rock shelters. People chose their natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people chose to live here? अब लोग जो है रहने के लिए जब भी उन्हें जैसे रात को स्पेशली रहना है तो वो क्या करते थे, कोशिश करते थे वो किसी केव में रहें। तो केव में एक तो बारिश से बच सकते हो, ज़्यादा गर्मी भी या ज़्यादा ठंड भी, तो आपको एक नेचुरल प्रोटेक्शन देता है और आपको एक सेफ्टी भी देता है। Many of the caves in which early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. और इसी केव्स में जब इंसान का समय नहीं होता होगा तो क्या करता था, वो पेंटिंग भी करता था वहां पे, वो दे वुड कार्व ऑन द स्टोन। तो ये चीजें बहुत पाई गई हैं इस उत्तर प्रदेश और सदर्न उत्तर सदर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोस्ट, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वेर फाउंड। तो साइट्स उन जगहों को बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स होती हैं जहाँ पे कि आपको ये चीजें मिलती हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल। ये लोगों ने बनाई, उसका इस्तेमाल किया और वो पीछे छोड़ के गए। You may have found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. तो ये जो साइट्स है ना आज के डेट में या तो कई बार आपको सरफेस के ऊपर मिल जाती है, कई बार वो अर्थ के नीचे होती है, क्योंकि विद टाइम क्या होता है कि जब वो वहाँ पे सभ्यता सपोज खत्म हो गई, वो फॉर वेरियस रीजन बीमारियां हो जाती थी या फिर वो जगह छोड़ के चले जाते थे, बट वो साइट धीरे धीरे करके उसमें मिट्टी की लेयर चढ़ती रहती हैं, तो वो जमीन के नीचे चली जाती हैं और कभी कभी वहां पे फिर एक वाटर बॉडी बन जाती है, तो इवन वाटर के नीचे चली जाती हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2। तो अगर हम जाएं मैप 2 पे तो कर्नूल आपको कहाँ मिलेगा, कर्नूल केव्स देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड देयर, तो यहाँ पे लोगों को राख भी मिली। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो लोग फायर का इस्तेमाल करना जानते थे। Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare away animals. तो फायर का इस्तेमाल किस लिए होता है, जब वो शिकार करते थे, जो मीट होता था कच्चा खाना मुश्किल होता है इंसान के लिए, तो वो क्या करता था उसको पकाता था, एंड टू इवन एनिमल्स को जो है
बेसिकली डराने के लिए, एंड ऑल्सो एक और रीजन होता था लाइट करने के लिए, क्योंकि बहुत अंधेरा है रात के टाइम है, तो लाइट से वो आग से वहां पे रोशनी हो जाती थी। तो आप लोग किस लिए फायर का इस्तेमाल करते हो? आई एम श्योर आपके सबके घर में गैस या कुछ पकाने का कोई तो चीज होगा, तो उसमें कई बार हम आजकल जैसे माइक्रोवेव हो गया तो वो तो हीट से हो जाता है, बट बेसिकली फायर भी क्या करता है? फायर भी हीट ही जनरेट करता है जिससे कि खाना पकता है। नेम्स एंड डेट्स। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ना काफी लंबे नाम दिए हुए हैं और उसके रीजन होते हैं, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया क्लियरली पता चल जाता है कि वो किस पीरियड को रेफर कर रहे हैं। दिस कंटेन्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज जो है बेसिकली इट्स लाइक अ स्टोन एज, ओल्ड स्टोन, बेसिकली वो एज जहाँ पे कि वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे और वो काफी पुराना एज था। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये एज इस बारे में बताता है कि इस समय पे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। 2 मिलियन 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। अब हमको ह्यूमन हिस्ट्री कितनी पता है? 2,000 ईयर्स बैक, 3-4,000 ईयर्स बैक या थोड़ा और हमें आइडिया है, बट हम बात कर रहे हैं आज से 12,000 साल पहले से लेकर 20 लाख साल पहले तक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर में। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो पीरियड है ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पीरियड है, लाखों लाख साल चला है। हम रफली बोले तो 2 मिलियन ईयर्स, 20 लाख साल। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, Middle Stone. अब जो पीरियड 12,000 साल से जब पेलियोलिथिक खत्म हो गया वहां से लेके 10,000 साल तक का जो 2,000 साल का पीरियड है उसको मिसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो इस समय पे जो स्टोन टूल मिले ना वो काफी छोटे साइज के थे, तो इनको माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब माइक्रो छोटा, लिथ मतलब स्टोन, तो छोटे स्टोन्स, तो माइक्रोलिथ। तो इस तरीके से आप ना वर्ड्स को समझ सकते हो। माइक्रोलिथ हो गया जैसे, माइक्रोलिथ्स आर प्रोबब्ली स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो अब इस केस में क्या करते थे, वो ये जो पत्थर के छोटे पत्थर के जो औजार होते थे उनको आप बोन से और वुड्स के आगे लगा दो, तो उससे आपके सॉज यानी आरी एंड सिकल यानी जो सिकल होता है आपका, उसको दतिया भी बोलते हैं कुछ कुछ उसमें, बट इट्स लाइक समथिंग आर्म काइंड ऑफ थिंग, बट एक आप हैंडल की तरह समझ सकते हो और उसके आगे आपने एक स्टोन लगा दिया है, तो उससे आप फिर कुछ भी चीजों को चॉप कर सकते हो। एट द सेम टाइम ओल्डर वेरिएंट्स ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज, बट उस समय पे भी वो लोग ओल्डर वेरिएंट्स को भी यूज करते रहे। द नेक्स्ट स्टेज अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द नियोलिथिक। तो 10,000 साल के बाद का जो पीरियड है आज से लेके, मतलब जब आपका देखो 20 लाख से 12,000 साल तक आपका हुआ पेलियोलिथिक, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक हुआ आपका मिसोलिथिक, और उसके बाद आता है आपका 10,000 साल से जो पहले का पीरियड है उसको हम नियोलिथिक बोलते हैं। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू स्टोन एज। वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम्स of some places. You will find the names of many more places in later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in the past, do not know what they called them. तो अब जैसे जगह के नाम हम क्या करते हैं, जनरली रेफर करते हैं आज के नाम से, क्योंकि हमें नहीं पता उस समय पे वो लोग क्या नाम बोलते थे। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift by relatively warm conditions. अब 12,000 साल पहले एक क्लाइमेटिक इवेंट भी हुआ। क्या हुआ कि वो ज़्यादातर वो वार्म की ओर गया पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो इससे बहुत जगह पे ग्रासलैंड्स बन गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेयर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो अभी देखो जिस चीज़ का खाना, जिस टाइप के खाने की बढ़ोतरी होगी उस टाइप के खाने वाले ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। दो जो हंटेड दो एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, और जो इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनको फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सेशंस, तो वो इनकी फूड हैबिट्स को समझने लगे और इनके ब्रीडिंग सेशंस को कि कब इनके बच्चे पैदा होते हैं इनके। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। तो ये सबका स्टडी कर करके इंसान को
समझ में आया कि अरे अगर वो इस चीज़ को बेसिकली इस पैटर्न को वो समझेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इन जानवरों को पाल भी सकते हैं, उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो शायद यहाँ पे किसी को तो समझ में आएगा कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और हम यहाँ बात करें देखो लाखों-लाखों साल पुरानी, तो ये जो इवॉल्व है ना बहुत स्लोली हुआ है। आज की डेट में हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट मूव हो रही है, बट वो उस टाइम पे उस स्केल पे, बट वो बहुत बेसिक चीजें थी, इसलिए दे टुक देयर ओन टाइम टू इवॉल्व। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग जो होता है, जैसे हम जो बेसिकली जो खेती करते हैं उसको फार्मिंग बोलते हैं। हर्डिंग मतलब जब आप जानवरों को इकट्ठा करके उनको पालते हो। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि इंसान जो है अभी भी एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था। मेन रीजन था खाने की तलाश, जिससे वो हंट कर सके या गैदर कर सके। बट अब यहाँ से एक पॉइंट चेंज होता है हिस्ट्री में, जब वो फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में सोचता है। तो अभी देखो, आज हमें ये चीजें बहुत नेचुरल लगती है, बट उस समय पे सोचो कि उनको ये वाला शिफ्ट करने में कितना टाइम लगा होगा और कितना स्लो प्रोसेस होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आज के दिन कोई जंगली जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, वो क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं। क्या वो भी कभी किसी दिन सोचेंगे कि नहीं भाई, हमें हंटिंग नहीं करना चाहिए, हमें भी जो है मुर्गियां और डियर्स और ये सब पालने चाहिए, ताकि हमारा जब भी मन करे हम उन्हें जाके शिकार करें और खा लें। तो ये एक चेंज है, ये एक ट्रेजेक्टरी चेंज होती है यहाँ पे। देयर वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो शुरू में क्या था, उनको उन्होंने यहाँ पे क्या था कि जैसे व्हीट, बार्ली और जो राइस होती है, ये अपने आप नेचुरली उगती थी। Men, women, and children probably collected these grains and food and learned where they grew and when they ripened. तो अब जो इंसान था उसने इसके पैटर्न्स को देखा, उन्होंने देखा कि कहाँ पे ये अपने आप उग जाते हैं, और उनको एक आइडिया लगने लगा कि किस मौसम में उगते हैं और कब जो है वो पक जाते हैं, जिसको कि वो काट सकते हैं। दिस may have led them to think about growing plants on their own। इससे उनको एक सोच मिली होगी कि अगर हम ये खुद ही उगा पाए तो। एंड इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। तो ऐसे जो है वो किसान बन गए। अब ये ऐसा नहीं था कि ये रातों रात हो गया, इसको कई हजारों शायद लाखों साल लगे होंगे, जब इस प्रोसेस ने अपने को एक शेप दिया होगा कि अब वो फाइनली फार्मर बनने लगे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। तो उन्होंने ये भी देखा कि अगर वो जानवरों को खाना दे रहे तो जानवर उनके जो है डोमेस्टिक बन जाते हैं, वो पालतू बन जाते हैं। आप भी देखो, आप जब अगर आपके यहाँ गली में कोई कुत्ते या बिल्लियां, आप उनको खाना दोगे तो बार बार आपके पास आने लगते हैं। द फर्स्ट एनिमल टू बी ट्रेन्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो जो पहला एनिमल ऐसा, अगेन ये सब जो आर्कियोलॉजी से डिफरेंट जो चीजें उन्होंने देखी है, उस हिसाब से उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि जो सबसे पहला जानवर जो उन्होंने डोमेस्टिक किया, वो डॉग की एक वाइल्ड वेराइटी थी। इनफैक्ट आज भी होती है डॉग की, अगर आप जू में जाओगे तो आप देख सकते हो, देयर आर वाइल्ड डॉग्स बेसिकली। लेट Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived। और फिर बाद में लोगों ने उन एनिमल्स को इनकरेज करना शुरू किया जो कि जेंटल थे। जेंटल जैसे आपके क्या हो गए, डियर हो गए या खरगोश हो गए, जो कि मतलब आप जो अटैक नहीं करते हैं बेसिकली। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। और ये जाते ज्यादातर जो घास खाने वाले थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals। This is how they became herders। तो अब इसमें क्या है ना कि इंसान ने भी देखा कि वो जो है उनको प्रोटेक्शन दे सकता है, जैसे दूसरे शेर या जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, जैकल्स हो गए। तो धीरे धीरे करके उनके बीच एक बॉन्ड भी क्रिएट होने लगा और इंसान जो है उनको पालने लगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है? इनफैक्ट अगर आप कभी जंगल में या वहां गए होंगे, आप देखोगे कि डॉग जनरली क्या होता है, वन ऑफ द एनिमल होता है जो इंसान को फॉलो करने लग जाता है। ऑफ कोर्स उसका भी जो एक मोटिवेशन होता है वो खाने का होता है, बट एक नेचुरल टेंडेंसी होती है डॉग की जो इंसान के प्रति आकर्षित होने की, भले वो स्ट्रीट में या कहीं पे भी है। बट क्या आपके पास कोई और भी इंटरेस्टिंग आइडिया है इस चीज को लेके? तो डू कमेंट। डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? जानवरों को डोमेस्टिक बनाना, पालतू बनाना। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो इसमें केवल एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी आते हैं कि अगर आप उनको ग्रो कर रहे हो, जैसे आपके घर में किचन गार्डन होगा, हो सकता है अगर आप फ्लैट में रह रहे हो,
या आप बड़े घरों में रह रहे हो तो आपके अगल-बगल में जो ज़मीन होगी उसमें अपने पेड़ होंगे, पौधे होंगे। तो कई सारे पेड़-पौधे जो है आपने या आपके पेरेंट्स ने लगाए होंगे और वो उसकी देखभाल भी करते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज़ डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफ़न प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या होते हैं, ये जो है वाइल्ड से काफ़ी अलग हो जाते हैं। जैसे वाइल्ड जो डॉग्स हो गए, जो जनरली कई बार वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप अगर उनको डोमेस्टिक कर लो तो वो काफ़ी शांत हो जाते हैं, काफ़ी ट्रेन्ड हो जाते हैं। This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप डिजीज जो प्रोन नहीं है, इनफैक्ट जो प्रोन है तो करोगे तो खुद आपको भी नुकसान पहुंच सकता है. They also select plants that yield large grain size and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. तो अगेन वो वाले प्लांट्स जिनको जो कि खुद भी स्ट्रांग रहते हैं. Seeds from selected plants are preserved and shown to ensure that new plants and seeds will have the same quality. तो फिर जो जब वो किसान खेती करने लगे उनको ये भी समझ में आया कि जो अच्छी वैरायटी के प्लांट्स हैं उनके जो है कुछ हिस्से को वो सीड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको वो नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकते हैं. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. सेम चीज एनिमल्स के साथ था. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. तो ग्रेजुअली ये क्या हुए, ये जेंटलर होने लगे. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो ये आप देखोगे, जैसे अगर आपने वाइल्ड अगर आपने ये देखे होंगे वाइल्ड एनिमल्स, जैसे वाइल्ड बफेलो होती हैं जो और जो बफेलो आप जो पालते हो उनमें आप देखोगे साइज का और एग्रेसिवनेस का बहुत फर्क होता है. तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि जब आप किसी को डोमेस्टिक करते हो तो उनकी नीड खत्म होने लग जाती है अपने को एग्रेसिव रखने की या ऐसे हॉर्न्स रखने की जो कि बहुत बड़े हों. तो धीरे धीरे करके जब उनका यूज कम होता है तो अगेन वो चीज या तो गायब होने लग जाती है या बहुत छोटी हो जाती है. एंड अगेन ये रातों रात नहीं होता है, ये लाखों साल के प्रोसेस होते हैं. लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू वाइल्ड पिग एंड विच इज द डोमेस्टिकेटेड वन. तो अब यहाँ पे देखो, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा किससे है. डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. तो आपने याद देखा होगा पैलियोलिथिक एज कब तक था, 12,000 ईयर्स एगो तक था. तो वो जो है करीब उसके अराउंड ही डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ. वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. तो आज भी जो भी हम खाते हैं, जो भी जानवर पालते हैं, वो डोमेस्टिकेशन की वजह से है. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. Okay. अब a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. तो जब ये तो आप सबको ही पता होगा कि ऐसा नहीं होता है कि आपने बीज डाला और एकदम से पेड़ बाहर निकल के आ गया. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. ईयर्स में जैसे अगर आप आम का पेड़ लगाओ तो पहला फ्रूट निकलने में ही उसको 5-7 साल लग जाएंगे. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain has to be used carefully. तो अब क्या हुआ, अब उनकी नीड हो गई कि उनको एक ही जगह पे रुकना है. अब आपने गेहूं का खेत या चावल की खेती तो लगा दिया, आपने प्लांट तो बो दिए, बट अब आपको उसकी पूरी केयरफुल भी करनी होगी. ऐसा नहीं होता कि आपने बो दिया और हो गया. आपको उसको पानी देते रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं लग रही है. आपको जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो कि आके जंगली होते हैं, जो आके खा जाते हैं रात को खेत को, तो आपको खेतों को उससे उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. अब क्या है, आपको आपने अभी काट तो दिया, अब ऐसा नहीं है ना, अभी आपने सपोज आपने खेती की और 100 बोरी गेहूं के हो गए, तो आप रातों रात तो नहीं खा सकते हो. तो अब आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा और उसमें से कुछ हिस्सा एज ए सीड भी रखना पड़ेगा जिसको कि आप उसको बोओगे. इन मैरी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वूव बास्केट्स और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया ना कि जैसे लार्ज क्ले पॉट्स, अगर आप कभी कोई पुरानी म्यूजियम वहां देखने जाओगे ना, आपको ये चीजें बहुत देखने को मिलेंगी कि जो क्ले के बर्तन होते थे उसके अंदर वो डाल के वो पूरा ढक के रखते थे. स्पेशली क्या होता है ना, आपको इन चीजों को सबसे ज्यादा बचाना होता है मॉइस्चर से. तो
मॉइस्चर से बचाने के लिए आप क्या करते हो, उनको कि क्ले पॉट के अंदर डाल देते हो, एयर टाइट कर देते हो, या फिर वो बास्केट्स के अंदर, जैसे जो बांस के बैम्बू के बास्केट्स होते हैं, या इवन लोग ये भी करते थे कि जमीन खोदते थे और उसके अंदर जो है वो किसी बास्केट या किसी बर्तन में रख के वहां रख के पूरा ऊपर से ढक देंगे। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? तो अभी इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि क्या वो पॉट्स बनाते थे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आप अपना रीजन दो। अब आप ये सोचो पॉट की क्यों जरूरत है, और वो जरूरत के हिसाब से हंटर गैदरर उसको मैनेज कर पाएंगे, स्पेशली जब वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूम रहे हैं। टर्न टू मैप, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं, जो ये ब्लू है, तो यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे आप देखोगे कोल्डीवा, महागरा, चिरांड, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, पायनपल्ली, तो यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को पहले फार्मर्स और हर्डर्स के जो है एविडेंसेस मिले। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जैसे हमने बोला, वो डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, वो देखते हैं कि क्या चीजें हैं और उससे वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir and in east and south India. तो जनरली ये ट्रेसेस पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था कि उस समय पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट में लोग कहीं ना कहीं किसी की ना किसी फॉर्म में रहते थे। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds include remains of burnt grains. These may have been burnt accidentally or on purpose. अब देखो इसमें ये पता करने के लिए कि वो रियली फार्मर्स एंड हर्डर्स थे, तो उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये देखने की कोशिश की कि क्या हमें एविडेंसेस है जिससे हम पता कर सकते कि वो एक्चुअली एक जगह पे रह रहे थे, वो खेती कर रहे थे, वो जानवरों को पाल रहे थे। तो इसका एक बहुत बड़ा जो एविडेंस होता है वो था बर्न्ट ग्रेन, कि जो दाना, जो जैसे चावल के दाने या गेहूं के दाने, वो जले हुए दाने क्या उनको मिलते हैं। अब वो एक्सीडेंटली बर्न किए गए होंगे या पर्पस से किए होंगे। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. अब जो साइंटिस्ट थे वो इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो उनको ये भी पता चलता था कि किस टाइप के क्रॉप्स वो लोग उगाते थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो उसी तरीके से आप कोई हर्डर है तो वो वहां पे क्या बोन्स पाए गए हैं, तो अगर आपको जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स के बोन्स मिले तो इसका मतलब कि वो वहां पे रहते थे, वहां पे वो रहते थे और उन्होंने जानवरों को पाल रखा था। तो इस तरीके से आप जो है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो कि आपको क्या चीजें मिली और उससे आप क्या इन्फर कर सकते हो टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो अब आप एक जगह रहने लगे तो आप क्या होना, लाइफ एक सेटलमेंट, आप सेटल्ड होने लगे वहां पे। अब आप ऐसा नहीं होता है ना, आप शायद फ्लैट में या किसी घर में रह रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप हर दिन उसको छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हो, दूसरी जगह रहने लग जाते हो। तो आज की डेट में ह्यूमन लाइफ बहुत सेटल्ड लाइफ है, पर ऐसा तब नहीं था। हमने देखा फिर धीरे धीरे करके वो फार्मर्स एंड हर्डर्स बनने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। अब जब इंसान एक जगह रहने लगा तो उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट जरूरत क्या है, उसको घर बनाना पड़ा। अब जरूरी नहीं है अगर आप खेत के पास रह रहे हो और वहां रह रहे हो, जरूरी नहीं हर जगह आपको केव्स मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर एक घर अपने आप बनाना पड़ेगा। For instance, in Burjahom in present-day Kashmir, people built pit houses, which were dug into the ground with steps leading into them. अब उन्होंने जो घर बनाए वो एक्चुअली जमीन के नीचे थे, तो आप ऐसे शायद कोई जमीन के ऊपर ऐसे एक समझो कि हॉरिजॉन्टल एक दरवाजा पड़ा हुआ है, उसको आप उठाओगे और फिर सीढ़ियां होंगी जिसके थ्रू आप नीचे चले जाओगे, या शायद दरवाजे नहीं भी होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो इसका क्या फायदा होता था, जब आप थोड़ा नीचे चले जाते हो तो आपको ठंडी हवाओं से बच लेते हो। Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. तो वहां पे उनको ये भी एविडेंसेस मिले कि लोग खाना पकाते थे। Stone tools have been found in many sites as well. अब यहाँ पे बहुत सारे stone tools भी मिले हैं। Many of them are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. अब ये टूल जो थे Paleolithic से अलग थे। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. अब ये जो थे ना, ये ज्यादा रिफाइंड थे, इनके एजेस भी ज्यादा शार्प थे। और क्या होता है ना कि आप मोटार्स एंड जो पेस्टल्स होते हैं, ये जो आप छोटे पत्थरों का जो यूज करके आप क्या करते हो कि उससे आप
ग्रेन्स को ग्राइंड करते हो। अगर आप में से कोई जैसे गाँव गया होगा तो आप जाके पूछना, आप गाँव में क्या होता है ना जनरली, जैसे 2 पत्थरों के बीच में क्या करते हैं, ऐसे एक नीचे का एक पत्थर होता है और उसके ऊपर एक पत्थर होता है जिसको आप घुमाते रहते हो, और आप एक ऊपर में छेद होता है जिससे आप जैसे व्हीट डाल देते हो, तो वो क्या होता है, वो पूरा पीस के आटा हो जाता है। या फिर कई बार ओखली होती है, जैसे जो जमीन के अंदर ही छेद किया होता है जिसमें कि वो धान डालते हैं, और ऊपर से एक जो डंडा जो होता है अ, उससे जो है उसको एक्चुअली कूटते हैं। तो उससे क्या होता है कि राइस के और उसके जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आई एम श्योर ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो 25-30 साल पुरानी बात है। इनफैक्ट आज भी कई गाँव में ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उससे आप पूछो, वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, अब तो ये खैर काफी कम होने लगा। आज के दिन में अगर आपके शहर में कोई चक्कियां होंगी तो वो सब इलेक्ट्रिक हो गई हैं। बट पुराने जमाने में जैसे पानी से चलने वाली चक्कियां होती थी। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वेर आल्सो मेड ऑफ बोन्स। बट हाँ, पुराने टूल्स भी जैसी जरूरत थी उस हिसाब से टूल्स इवॉल्व होते गए। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कई तरीके के ये जो अर्थन पॉट होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो भी पाए गए। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ये कभी कभी जो है बहुत डेकोरेटेड भी होते थे। अब इसका भी अपना एक आर्ट है, विल टॉक अबाउट इट सम टाइम लेटर, इट्स अ फील्ड इन इटसेल्फ। पीपल began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. तो वो राइस, चावल, व्हीट, आटा, लेंटिल्स जो दालें हो गई हैं उनको कुक करने लगे। Besides, they began weaving cloth using different kind of material. For example, cotton that could now be grown. अब वो कपड़े भी बुनने लगे, जो कि जब जैसे वो कॉटन को ग्रो करने लगे तो उससे वो कपड़े बुनने लगे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या सब कुछ एक रातों रात बदल गया? जो मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ कि ये चीजें ऐसे रातों रात नहीं बदली है, लाखों साल लगे हैं आज इंसान को हम इधर तक पहुंचने में। आज हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से बदल रही है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास बेस है अब चीजों को बदलने का। बट पहले इन चीजों को चेंज होने में, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लगे हैं। नॉट क्वाइट, इन मैनी एरियाज men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. So besides, in some cases people try to combine these activities, doing different things during different seasons. और इसमें भी क्या था, लोग हर सीजन के हिसाब से, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप कुछ टाइप की चीज़ें नहीं उगा सकते हो, या हो सकता है उस समय आप हंटिंग पे ज़्यादा डिपेंड हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने को कैलिब्रेट करना शुरू किया। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगार। अब हम एक जगह की बहुत क्लोजली देखेंगे। फाइंड मेहरगार ऑन मैप 2। तो आप मेहरगार को देखोगे तो ये देखो, ये इधर पे है, ठीक है। तो this site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. तो यहाँ पे मैप में तो नहीं है, बट अगर आप बड़े मैप में देखोगे तो इधर से आपको जो है ईरान, इराक, ये वाली कंट्रीज इसके लेफ्ट की ओर रहेंगे। तो यहाँ से एक रास्ता होता था जिससे कि लोग ईरान की तरफ जा सकते थे। मेहरगार was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats. अब जो evidences मिले हैं उस हिसाब से, for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. तो यहाँ पे डोमेस्टिक के भी मिले हैं, वाइल्ड के भी मिले हैं। Other finds in Mehrgarh include remains of square or rectangular houses. तो ये जैसे ये है, house in Mehrgarh, that is where what a house in Mehergar may have looked like. तो ये आप देखोगे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में है। अब ये पूछ रहा है कि ये घर आप लोग के अभी के घर के जैसा कैसे है, इससे क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंट है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपोनेंट्स, सम व्हिच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो जनरली उस समय इंसान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी स्टोर करना, ताकि वो जब खाने की कमी हो तो उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसमें से कई सारे जो हिस्से होते थे वो स्टोरेज के लिए यूज होते थे। अभी अ बरियल फ्रॉम मेहरगार, तो ये है, यहाँ पे है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ द गोट्स? तो अभी पिक्चर तो वैसे है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनको काफी हड्डियां मिली हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मरते हैं तो आपको भी पता ही होगा, आपने देखा ही होगा,
people look after them perhaps in the belief that there is some form of life after that. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डेथ के बाद लाइफ है कि नहीं है, हम कभी इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट जनरली कई लोगों का बिलीफ है कि डेथ के बाद एक लाइफ होती है। हर कल्चर, हर उसके बहुत अलग अलग इसमें थियोरीज हैं। कुछ का बोलना है कि इंसान की लाइफ जो है वो कई सारे जानवरों की लाइफ लेने के बाद इंसान की लाइफ आता है। कई लोगों के हिसाब से इंसान हमेशा एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ में जाता है। आई एम श्योर देयर विल बी कुछ ऐसे भी बिलीफ होंगे कि जिसमें आप खत्म हो गए तो खत्म हो गए, देयर इज नो लाइफ आफ्टर दैट। तो अब इसमें क्या करते थे, जो मरते थे तो उनको बरी किया जाता था, मतलब जमीन में खोद के उनको गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही मेहरगार में बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद द गोट्स, तो वही जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, विच विल प्रॉब्ली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको जो है ऐसे जानवरों या बहुत सारी अन्य चीज़ों के साथ गाड़ दिया जाता था, ताकि उनको लगता था कि उनको अब मरने के बाद भी खाने की ज़रूरत होगी तो वो सब सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट कभी आगे चैप्टर में इजिप्शियंस के पिरामिड्स आएंगे तो वहाँ पे मतलब जब राजा और ये गाड़े जाते थे तो उनके साथ तो मतलब ये समझ लो पूरा शहर ही उनके साथ वो इतनी सारी चीज़ें डाल देते थे कि इस होप में कि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये चैप्टर को हम ही रुकेंगे। एक्सरसाइज के लिए एक अगला वीडियो होगा जो कि इसके बाद होगा, और आप उसमें इस एक्सरसाइज को हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।